Yes, champs, welcome to EduSwap, the Commerce Craft. This is Ahmed. How are you all? Hope so you all are fabulous fit. क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन आज स्टार्ट कर रहे हैं हम। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत सिंपल चैप्टर्स है, बट ये 4 to 6 मार्क्स का कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे पूरी थ्योरी को हम कवर करेंगे और पूरे प्रैक्टिकल को हम कवर करेंगे बहुत सिंपल मैनर में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर्स क्या है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर क्या है, एक बार थोड़ा बेसिक मैनर में इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, बिजनेस के अंदर ये आपका बिजनेस है और बिजनेस के अंदर जो बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं जो फाइनेंस से रिलेटेड होती हैं उसको हम बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होती हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस दो तरीके की हो सकती हैं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस एक होती है कैश ट्रांजैक्शंस और दूसरी होती है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। एक होती है कैश ट्रांजैक्शन और दूसरी होती है नॉन कैश ट्रांजैक्शन। प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमारे को ये देखने के लिए मिलता है कि बिजनेस जो होते हैं वो छोटे मोटे बिजनेस या बड़े बिजनेसेस होते हैं, उसके अंदर दो तरीके की ही ट्रांजैक्शन एग्जिस्ट करती है। या तो कोई बिजनेसमैन सिर्फ और सिर्फ कैश में डील करता है, या फिर कोई बिजनेसमैन नॉन कैश प्लस कैश दोनों में डील करता है। मतलब नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि जो उधार हम परचेज करते हैं, सेल करते हैं, उधार सेल और परचेज को हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जो बंदे जेन्युइनली सिर्फ कैश में ही डील करते हैं उसे हम कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस का मतलब, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है, अकाउंटिंग का मतलब सिंपली सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग होता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सर, अगर सिस्टमैटिकली रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस को अगर हम अकाउंटिंग कहते हैं तो उसके आगे लगा हुआ है ये बेस। सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन के आगे लगा हुआ है बेस। तो सर, हमें ट्रांजैक्शन किस तरीके से रिकॉर्ड करनी है ये हमें बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर बताता है। सर, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के हमारे पास दो वे ऑफ रिकॉर्डिंग है, यानी दो सिस्टम है। एक बिजनेसमैन एक टाइम पे कोई एक ही सिस्टम को फॉलो कर सकता है। वो सिस्टम क्या है और हमें इस पर कैसे पढ़ना है उसकी हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर। सर, हमने ट्रांजैक्शन को समझ लिया कि हमारे पास कैश ट्रांजैक्शन होती है और हमारे पास नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है। नॉन कैश ट्रांजैक्शन का मतलब होता है यहाँ पे उधार की ट्रांजैक्शन, जिसे हम कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई बिजनेसमैन है सिर्फ कैश में डील कर रहा है तो कैश ट्रांजैक्शंस होगी, सिर्फ उसके पास कैश ट्रांजैक्शंस होगी। और कोई बिजनेसमैन अगर कैश प्लस क्रेडिट में डील कर रहा है तो उसके पास कैश ट्रांजैक्शन भी एग्जिस्ट करेंगी और नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी एग्जिस्ट करेंगी। तो ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का चैप्टर क्या बताने की कोशिश करता है कि अगर आपको ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए दो बेसिस है हमारे पास। वो दो बेसिस क्या है? एक है हमारे पास कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए एक है कैश बेसिस अकाउंटिंग, और दूसरा है एक्यूरल, जिसको हम मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं। दो सिस्टम है, बिजनेसमैन एक टाइम पे किसी एक ही सिस्टम को फॉलो कर सकता है। तो इसमें फटाफट से फर्स्ट और सेकंड दोनों पढ़ते हैं, क्या है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। शुरू करते हैं फर्स्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि बिजनेस के अंदर रिकॉर्डिंग तभी होगी बिजनेस ट्रांजैक्शंस की जब कैश इफेक्ट होगा। रिकॉर्डिंग, मान लेते हैं ये बिजनेस है आपका, ये है बिजनेस। बिजनेस के अंदर कैश का जब इनफ्लो होगा या कैश के का आउटफ्लो होगा तो बिजनेस के अंदर ये ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाएगी। क्लियर हो गई बात? यानी कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम हमें ये बताता है कि जब बिजनेस के अंदर कैश इफेक्ट होगा
कैश इफेक्ट का मतलब होता है या तो कैश का इनफ्लो हो और कैश का आउटफ्लो हो। कैश इंक्लूडिंग यहाँ पे बैंक ट्रांजेक्शन्स की बात हो रही है। जब कैश की मूवमेंट होती है बिजनेस के अंदर, या तो कैश इनफ्लो होगा या फिर कैश क्या होगा, आउटफ्लो। तो जैसे ही कैश का फ्लो होगा, उस फ्लो होते टाइम हम ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लेंगे। दिस सिस्टम इज नोन एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से इधर देखना जरा। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज ए सिस्टम इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हेन कैश इज ट्रांजैक्टेड। यहाँ पे ट्रांजैक्टेड का मतलब है या तो इनफ्लो हो जाए या तो कैश का क्या हो जाए, इनफ्लो, या फिर कैश का क्या हो जाए, आउटफ्लो। अब आप बताओ कैश का इनफ्लो का मतलब क्या हो गया, कैश रिसीव हो रहा है, और कैश का आउटफ्लो का मतलब क्या हो गया। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कैश इनफ्लो की, तो कैश इनफ्लो का सिंपल सा मतलब है कैश हमें रिसीव हो रहा है, कैश रिसीव्ड। और आउटफ्लो का मतलब हो रहा है कि हम किसी को क्या कर रहे हैं बेटा, पेमेंट कर रहे हैं। तो जैस कभी भी जब कैश इफेक्ट होता है या तो इनफ्लो होता है या फिर आउटफ्लो होता है। इनफ्लो को हम कहते हैं रिसीव और आउटफ्लो को हम क्या कहते हैं, पेड। तो ट्रांजैक्शन का मतलब यही लिखा हुआ है ट्रांजैक्टेड का, कैश रिसीव्ड और कैश पेड। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में अगर आपको रिकॉर्ड करनी है ट्रांजैक्शन, तो कैश जैसे ही आपका ट्रांजैक्ट होता है, कैश का इनफ्लो या फिर कैश का आउटफ्लो, तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। इस सिस्टम को हम कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश, लाइकवाइज एक्सपेंसेस आर अकाउंटिंग व्हेन दे आर पेड। एग्जैक्टली, वो कह रहा है कि रेवेन्यू का मतलब मान लेते हैं यहाँ पे इनकम है। इनकम कब रिकॉग्नाइज का मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉग्नाइज करी जाएगी, मतलब रिकॉर्ड करी जाएगी। यहाँ पे रिकॉग्नाइज का मतलब है रिकॉर्डिंग। सर इनकम हम कब मानेंगे, जब आपको रिसीव हो जाएगी। सर हम एक्सपेंसेस को कब अकाउंट करेंगे, अकाउंट का मतलब यहाँ पे भी क्या है, रिकॉर्डिंग। दो दो टर्म अलग अलग है, दोनों का मतलब ही क्या है, रिकॉर्डिंग। यानी कि रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे जब रेवेन्यू रिसीव्ड हो जाएगा, और एक्सपेंसेस को तभी हम बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखेंगे जब एक्सपेंस क्या हो जाएगा, पेड हो जाएगा। अगर इस तरीके की आप ट्रांजेक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो तो उसको हम कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ पे ध्यान से डिफरेंस, जो टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू होता है उसमें से अगर मैं टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दूं, तो हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है प्रॉफिट। तो क्या टर्म आती है, प्रॉफिट। ठीक है सर, ये भी बात कंप्लीट हो गई। आगे चलते हैं। कुछ ट्रांजैक्शंस होती है बेटा जिसकी हमें एडजस्टमेंट करनी होती है। चैप्टर नंबर 2 में आपने स्पेशल टर्म्स के अंदर इनको पढ़ा होगा। देखो ये ट्रांजैक्शंस होती हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एक्रूड इनकम, नॉट कंसीडर्ड। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नॉट। अब इसका क्या मतलब है, देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कोई आपने एक्सपेंस इनकर्ड कर दिया पर उसकी आपने पेमेंट नहीं करी, तो ये तो वैसे ही नॉन कैश ट्रांजैक्शन में कंसीडर करी जाएगी, तो इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब है कि आपने किसी को एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दिए। तो जब आप एक्सपेंसेस को एडवांस में पे करोगे तो जब फ्लो हो जाएगा वहां पे आउटफ्लो हो जाएगा। तो कह रहा है कि हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, पर एडवांस आगे जाके बेटा एक्सपेंस एडजस्ट भी होता है, तो कह रहे हैं एडजस्टमेंट की रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ऐसे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम अगर हमें एडवांस में रिसीव हुई है, तो जब हमें इनकम रिसीव हो रही है तभी उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे कैश बेसिस के अंदर। बट एक्चुअल में जब वो हमारी इनकम बनेगी फ्यूचर में जाके, तब कह रहा है कि उसकी एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। ये मतलब है यहाँ पे। एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि कोई भी इनकम अगर हमने अर्न कर ली है, कमा ली है, पर हमें रिसीव नहीं हुई, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन के अंदर ट्रीट करा जाएगा, इसलिए इसको भी कंसीडर नहीं करा जाता। नॉट कंसीडर्ड का मतलब यहाँ पे है कि ये जो ट्रांजैक्शन, अगर मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रांजैक्शन आपको दिख रही है, ये दोनों ट्रांजैक्शन, एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये जब रिसीव्ड होती हैं तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ये कैश ट्रांजैक्शन है। बट इसकी फ्यूचर में जाके कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होती, इसीलिए लिखा हुआ है नॉट कंसिडर।
इट डज नॉट मीन कि प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने पे करा, हमने उसे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करा, ये मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब ये है कि अगर जहाँ पे कैश की मूवमेंट होगी वहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे, जहाँ पे कैश की मूवमेंट नहीं होगी वहाँ पे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये कह रहा है कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। कह रहा है कि इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज स्कूल्स इन द एग्जांपल ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कह रहा है कि जो कैश बेसिस को फॉलो करते हैं जनरली वो एक अकाउंट बनाते हैं जिसको हम कहते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बहुत सिंपल होता है, ये मैंने थोड़ा सा बना रखा है यहाँ पे। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब होता है कि यहाँ पे सारी की सारी रिसीट्स रिकॉर्ड होती हैं, यहाँ पे पेमेंट रिकॉर्ड होती हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट। यानी कि आप अगर सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे सारे इनफ्लोज रिकॉर्ड हो जाएंगे और यहाँ पे क्या रिकॉर्ड हो जाएंगे, आउटफ्लोज रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो जो भी नेट बैलेंस बचेगा, मान लेते हैं मेरे को 50,000 का इनफ्लो आया, आउटफ्लो मैंने 30,000 का कर दिया, यहाँ पे आउटफ्लो यहाँ पे मैंने 30,000 का कर दिया, तो जो मेरे पास बैलेंस बचेगा वो कितना बचेगा, 20,000। सिंपल मैनर में ये कौन सा होता है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। यानी आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो तो आपको कौन सा अकाउंट जनरली बनाना पड़ता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है सर, आगे चलते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम समझते हैं। पहली बात तो क्या है कि एडवांटेजेस तो बहुत सिंपल है। एक्चुअली में क्या है कि सिंपल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है, एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग प्रीपेड और एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज नॉट मेड। सिंपल सी बात है, कह रहे हैं कि जो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस है और यहाँ पे एक्रूड इनकम है, इसकी एडजस्टमेंट हमें करनी नहीं पड़ती, इसीलिए सिंपल मेथड ऑफ अकाउंटिंग है। सिंपल मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या हुआ कि कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लो, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लो। मतलब अगर बिजनेस में कैश की मूवमेंट हो रही है, इनफ्लो हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो, अगर आउटफ्लो हो रहा है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लो। कोई भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है तो उसको क्या करेंगे, हम इग्नोर करेंगे। पहला ये एडवांटेज बताने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि दिस अप्रोच इज मोर ऑब्जेक्टिव एज ए फ्यू एस्टिमेट एंड जजमेंट आर रिक्वायर्ड। बहुत सारी बिजनेस के अंदर ट्रांजेक्शन्स होती हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसी होती हैं जिसमें हमें एस्टिमेशन लगाना पड़ता है और क्या कहते हैं, जजमेंट लगानी पड़ती है। बट सर वो कौन सी ट्रांजेक्शन हो सकती है, एक है, मैं आपको बता देता हूँ, डेप्रिसिएशन की ट्रांजेक्शन। एक्चुअल में जब हम कोई फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं, मान लेते हैं मैंने फर्नीचर को यहाँ पे खरीदा, फर्नीचर, अब सर इसकी लाइफ मान लेते हैं 10 ईयर्स की है, 10 ईयर्स की है। अगर ये फर्नीचर मैंने 1 लाख रुपए का यहाँ पे परचेज करा और 10 साल की लाइफ है तो ये हर साल डेप्रिशिएट होगा। सर कितना डेप्रिशिएट होगा कोई एक्चुअल नहीं बता सकता कि हर साल ये कितना डेप्रिशिएट होगा यूज करने की वजह से, पर फर्नीचर की वैल्यू तो कम होगी हर साल। तो कितनी वैल्यू कम होगी, तो ये वैल्यू जो डेप्रिशिएशन की वैल्यू है यहाँ पे हमें क्या करनी पड़ती है, वो एस्टिमेट करनी पड़ती है रिकॉर्ड करने के लिए, एस्टिमेट्स। ठीक है, कि हमें ये एस्टिमेट करके, मतलब उसका कोई सिंपल से कैलकुलेशंस करके हमें एस्टिमेशन लगाना होता है, एक अनुमान लगाना होता है कि ये कितनी वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट हो रही है। पर एक्चुअल में यहाँ पे कह रहा है कि इस अप्रोच के अंदर कोई भी एस्टिमेशन की जरूरत ही नहीं है, ना कोई जजमेंट की जरूरत है। सर एस्टिमेशन और जजमेंट की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम ट्रांजेक्शन किस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश के बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो फर्नीचर की ट्रांजैक्शन कब रिकॉर्ड होगी, जब इसको हम कैश में परचेज करेंगे तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, जब एक्चुअल कैश में हम इसको सेल करेंगे तो उसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। यहाँ पे कोई भी जजमेंट और एस्टिमेशंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये भी एक बेनिफिट है इसका। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सुटेबल फॉर दोज एंटरप्राइजेस व्हेन मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आर कैश बेसिस। कह रहा है कि जिसकी मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन कैश होती हैं वो कैश बेसिस को फॉलो करेगा, उसके लिए सुटेबल है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी शॉप के बाहर लिखा होता है कि यहाँ पे उधार बंद है, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी कि वो उधार में डील नहीं करते, सिर्फ कैश में ही डील करते हैं। तो जो कैश में ही सिर्फ डील करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जैसे आप मॉल्स वगैरह में जाओगे वहाँ पे उधार चलता है, या वहाँ पे उधार नहीं चलता, कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होती, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन होती है। तो वो जिसकी बहुत सारी ट्रांजैक्शन जो होती हैं और बहुत सारी मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन उसकी कैश में होती हैं, तो फिर वो कैश बेसिस उसके लिए सुटेबल रहता है। ठीक है, तो ये 3 एडवांटेजेस हैं। आगे चलते हैं। सर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं कि अगर हम कैश बेसिस को फॉलो कर रहे हैं तो डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहली बात, इट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द एंटरप्राइजेज, बिकॉज ये सारी चीज़ों को ये इग्नोर करता है इस वजह से।
वो कह रहा है कि इससे एक तो करेक्ट प्रॉफिट हमें नहीं मिलता। देखो आप सिर्फ इनफ्लो और आउटफ्लो का रिकॉर्ड करोगे तो इससे हमें करेक्ट प्रॉफिट नॉट पॉसिबल। सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? देखो बहुत सारे खर्चे हमारे बिजनेस में ऐसे होते हैं जो हम एक्सपेंसेस कर लेते हैं और उसकी पेमेंट हम बाद में करते हैं। बहुत सारी इनकम ऐसी होती हैं, एक साल के अंदर हम इनकम कमाते हैं, बहुत सारी इनकम, कुछ इनकम हमें रिसीव हो जाती है, कुछ इनकम हमें रिसीव नहीं होती, ठीक है। और बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जिनकी हमें एडवांस पेमेंट रिसीव हो जाती है, पर हम उसे उनकी जो हमें सॉरी बहुत सारी इनकम ऐसी होती है जो हमें एडवांस रिसीव हो जाती है, पर वो इनकम अगले साल नेक्स्ट ईयर हम उसे कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये कहता है कि ये प्रॉफिट है, या आप इनफ्लो ले लो और ये आउटफ्लो ले लो, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है इसका, ये प्रॉफिट है। आप कैश बेसिस में इसको प्रॉफिट तो कह सकते हो, पर ये करेक्ट प्रॉफिट नहीं है। इसीलिए अब यहाँ पे एक एक्चुअल में बात बताओ, फाइनेंशियल पोजीशंस का क्या मतलब होता है? फाइनेंशियल पोजीशंस का मतलब होता है फाइनेंशियली कितना पैसा हमें रिसीव करना है और फाइनेंशियली कितना पैसा हमें पे करना है, तो उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। आप सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, क्रेडिट ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ठीक है, और आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे, प्रीपेड एक्सपेंसेस की ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे। प्रीपेड एक्सपेंसेस में आपने एक्चुअल में तो एक्सपेंस को पे कर दिया, एक्चुअल कैश पे कर दिया आपने, पर एक्चुअल में जब ये नेक्स्ट ईयर एक्चुअल एक्सपेंसेस बनेगा तब आप उसकी रिकॉर्डिंग नहीं करोगे। तो इससे हमें फाइनेंशियल जो पोजीशंस होती है वो सही तरीके से पता नहीं चल पाते कि एक्चुअल कितना रिसीवेबल है बिजनेस के पास और कितना पेबल है। और आगे जाके एक्चुअल रिसीवेबल और पेबल जिस स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होते हैं उसको हम कहते हैं बैलेंस शीट। क्या कहेंगे इसको हम? बैलेंस शीट। तो डिसएडवांटेज सिंपल है कि ये करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं बताता, और इससे करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन जिसको हम ट्रू एंड फेयर व्यू कहते हैं वो हमें इससे पता नहीं चलती। इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान से सुनो जरा। मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है? मैचिंग प्रिंसिपल का मतलब होता है बेटा, जैसे कि ये आप फाइनल अकाउंट बनाओगे फ्यूचर में जाके, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सारी आएंगी इनकम्स और यहाँ पे आएंगे सारे एक्सपेंसेस आगे जाके, ठीक है। ये आएंगे एक्सपेंसेस और यहाँ पे आएंगे सारे की सारी इनकम्स। वो कह रहा है कि जिस साल, मान लेते हैं ये है 25 और 26, ये है 25 26, आपने यहाँ पे कौन सी इनकम ली है? मैंने कहा सर 25 26 के लिए, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 चल रहा है। तो कह रहा है कि जो भी इनकम आपने ली है वो इनकम होनी चाहिए 25 26 की, और इसी इनकम से रिलेटेड यानी कि ये एक्सपेंसेस भी कौन से वाले होने चाहिए? 25 और 26 के ही एक्सपेंसेस होने चाहिए। मतलब जिस साल की आप इनकम ले रहे हो उसी साल के आपको एक्सपेंसेस इसमें से माइनस कर रहे हैं, तब जाके मैचिंग प्रिंसिपल लगेगा, और जो फिर आपके पास प्रॉफिट आएगा वो होगा करेक्ट प्रॉफिट। वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा हमारे पास करेक्ट प्रॉफिट। तो इसको मैचिंग प्रिंसिपल कहते हैं। ये मैच हो रही है फाइनेंशियल ईयर, मतलब सेम ईयर के खर्चे, मतलब ये अगर मैं करंट ईयर हो गया तो ये भी क्या हो गया, करंट ईयर की इनकम लेनी है और करंट ईयर के एक्सपेंसेस लेने हैं, जो भी इनका डिफरेंस होगा वो आएगा प्रॉफिट। इसी को कहते हैं हम मैचिंग प्रिंसिपल। सर कैश बेसिस में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करा जाता। क्यों नहीं फॉलो करा जाता मैचिंग प्रिंसिपल? कैसे पता चल रहा है कि आपको फॉलो नहीं कर रहा? फॉलो नहीं है। मान लेते हैं कि एक एक्सपेंस है, वो आपने इनकर्ड करा, मतलब आपने वो एक्सपेंस कर दिया 10,000 रुपये का, 2025 और 26 में वो आपने इनकर्ड कर दिया, ठीक है। बट आपने उसकी पेमेंट करी नेक्स्ट ईयर, पेमेंट करी उसकी आपने 2026 और 2027 यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसकी आपने पेमेंट करी। तो कैश बेसिस में तो वो कहेगा कि एक्सपेंसेस कहाँ पे रिकॉर्ड होगा? उसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे होगी, रिकॉर्डिंग तो इस साल होगी ना। पर सर ये तो खर्चा इस साल का था, जिस साल का खर्चा था उस साल तो वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। तो जिस साल का एक्सपेंसेस था उस ईयर वो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं हुआ,
तो ये फिर मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तो इसका मतलब इसकी रिकॉर्डिंग यहाँ पे पॉसिबल होगी और यहाँ पे रिकॉर्डिंग होगी, तो इसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लास्ट क्या है, दिस सिस्टम नॉट डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम, एज अ रिजल्ट देयर इज अ नो कंसिस्टेंसी इन द प्रॉफिट ऑफ द 2 ईयर। अब देखो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, देखो एक होता है कैपिटल आइटम्स और एक होती है रेवेन्यू आइटम। कैपिटल आइटम का मतलब मैं आपको बता देता हूं सिंपल तरीके से, जो होती है फिक्स एसेट्स। सर कैसी होती है फिक्स एसेट्स? फिक्स एसेट वो होती हैं जो इर्रेगुलर एक्सपेंसेस से क्रिएट होते हैं। आपने कोई खर्चा करा बिजनेस के अंदर, पर वो खर्चा इर्रेगुलर है। बिल्डिंग ले ली, खर्चा बार बार होगा या रेगुलर होगा? सर इर्रेगुलर है। मशीनरीज ले लिया आपने, फर्नीचर ले लिया, इस तरीके का जो भी आप खर्चे करते हो, जैसे आपने ले ली मशीनरी, दूसरे आपने ले लिया फर्नीचर, फर्नीचर, तीसरा आपने ले ली बिल्डिंग। ये सारे के सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं बेटा, वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल आइटम। उसके बाद जो भी दूसरा होता है ये रेवेन्यू। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंस का मतलब होता है ये एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस रेगुलर, रेगुलर इन नेचर, रेगुलर इन नेचर। रेगुलर जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम रेवेन्यू आइटम कहते हैं। जैसे होगी यहाँ पे सैलरी, रेंट, कमीशन, ठीक है, ये एटीसी, बहुत सारे खर्चे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, ठीक है ना, टेलीफोन का बिल हो गया, इन सारे खर्चों को हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो बेटा कैपिटल और रेवेन्यू में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सर क्यों डिफरेंशिएट करवा रहे हैं? ध्यान से सुनो, जितने भी इर्रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, इर्रेगुलर एक्सपेंसेस, उनका बेनिफिट 1 साल के अंदर आप कंज्यूम नहीं कर सकते। आपने कोई मशीन ले ली, 1 साल के अंदर पूरी यूज कर लोगे मशीन? सर नहीं, 5 साल तक, 10 साल तक, 12 साल तक चल सकती है। तो बेनिफिट आपको कितने साल तक मिलेगा? 12 ईयर तक मिलेगा, मिनिमम 10 ईयर तक मिलेगा, 5 ईयर तक मिलेगा। 1 साल में तो एग्जॉस्ट नहीं हो रहा ना। दूसरा फर्नीचर, सर 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और दूसरा बिल्डिंग, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। पर जितने भी ये रेगुलर एक्सपेंसेस होते हैं, इनका बेनिफिट 1 साल के अंदर पूरा एग्जॉस्ट हो जाता है। तो सर जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है, उनको अलग तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए। जिनका बेनिफिट 1 साल के अंदर एग्जॉस्ट नहीं होता, जिसको हम फुल्ली कंज्यूम नहीं कर सकते 1 साल के अंदर, उसको अलग रिकॉर्ड करना चाहिए। बट ये कैश बेसिस के अंदर यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये नॉट डिस्टिंक्ट, यहाँ पे कह रहा है नॉट डिस्टिंक्ट बिटवीन कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स, एज ए रिजल्ट देयर इज ए नो कंसिस्टेंसी इन द 2 ईयर प्रॉफिट। तो जब ये दोनों में डिफरेंशिएट ही नहीं करते कि कैपिटल अलग है, रेवेन्यू अलग है, तो इनके प्रॉफिट में कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो कैश बेसिस बहुत सिंपल है, कैश आ रहा है तो रिकॉर्ड कर लो, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लो। 4 एलिमेंट की हम इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करते। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम। दो एक्सपेंसेस हैं, दो इनकम है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो एक ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हुई जो सिर्फ कैश में रिकॉर्ड करती है। अब देखो एक दूसरा बिजनेस है, वो क्या करता है बेटा, वो कहता है कि मैं कोई भी ट्रांजैक्शन मेरे बिजनेस में अगर इनकर्ड होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन हुई, ठीक है, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो कैश या ट्रांजैक्शन हो नॉन कैश, नॉन कैश। तो अगर एक बिजनेस है जो कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है और नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करता है, मतलब क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी रिकॉर्ड करता है, तो उस सिस्टम को, उस रिकॉर्डिंग के सिस्टम को हम कहते हैं एक्यूरल बेसिस। क्या कहते हैं उसे हम? एक्यूरल बेसिस। देखो in the accrual basis, accounting transaction are recorded in the books of account when entered
वेदर कैश इज रिसीव और पेड और नॉट। कह रहे हैं कि जब वो कोई भी ट्रांजैक्शन हो जाती है, कह रहे हैं कि हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश आ गया तो रिकॉर्ड कर लेंगे, कैश नहीं भी आया तो ट्रांजैक्शंस तो हुई है ना, तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब ट्रांजैक्शंस के होने पे कैश आ गया या कैश रिसीव्ड हो गया या कैश पेड हो गया, रिकॉर्ड कर लेंगे। कैश रिसीव नहीं हुआ या कैश की पेमेंट नहीं हुई पर ट्रांजैक्शंस हो गई, तो उसे हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। मतलब वो बिजनेसेस जो जिनकी कैश में भी ट्रांजैक्शंस होती हैं और नॉन कैश भी ट्रांजैक्शंस होती हैं और वो दोनों ही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं एक्यूरल बेसिस। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैश बेसिस में जब ट्रांजैक्शन होती है उसके बाद अगर ट्रांजैक्शन कैश में है तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगी। सर अगर बिजनेस में ट्रांजैक्शन हो रही है और वो कैश में है ट्रांजैक्शन, तभी रिकॉर्ड होगी। एक्यूरल में क्या है, कोई ट्रांजैक्शन है इधर कैश और नॉन कैश, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। तो ये दोनों में से कोई भी अगर चीज हो रही है तो रिकॉर्डिंग होगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूरल बेसिस। और सिर्फ अगर कैश की रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, कैश बेसिस। और अगर दोनों ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एक्यूरल बेसिस। तो सिंपली आगे चलते हैं, क्या और बोलने की कोशिश कर रहे हैं, आइए। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बेस्ड ऑन रियलाइजेशन और एक्सपायरेशन। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ रियलाइजेशन और एक्सपायरेशन। फॉलो टू अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कौन से दो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, फर्स्ट है रेवेन्यू रिकॉग्निशन और दूसरा है मैचिंग प्रिंसिपल। मैचिंग प्रिंसिपल आपको बता दिया क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन को फॉलो करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब जब रेवेन्यूज को हम कमा लेते हैं तभी उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। इस चीज का वेट नहीं करते कि रेवेन्यू हमें रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ। रेवेन्यू आपने अर्न कर लिया तो उसे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉग्नाइज का मतलब होता है क्या, रिकॉर्ड करना। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस आर एडजस्टेड। और इसी तरीके से एक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस रिकॉग्नाइज करता है क्या बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस। इसका मतलब सिंपल है, चार जो पीछे चीजें आपने छोड़ी थी कैश बेसिस में, जो एडजस्टमेंट जिसकी नहीं होती, यहाँ पे उनकी एडजस्टमेंट हो जाती है। और कंपनीज एक्ट, एक बिजनेस है कंपनीज एक्ट, वो रिक्वायर करता है कि कंपनी फॉलो करेंगी एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि जितनी भी कंपनीज होती हैं, आपने 11th क्लास के अंदर जब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का चैप्टर है, पहले सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, फिर पार्टनरशिप होती है, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, फिर आती है कंपनीज। तो कंपनीज का मतलब होता है जो कंपनी एक्ट को फॉलो करती है। और जितनी भी कंपनीज होती हैं उन्हें के ऊपर ये बाउंडेशन है कि उन्हें फॉलो करना है एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस फॉलो नहीं करना, उसे क्या फॉलो करना है, एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फायदे और नुकसान क्या है, एडवांटेजेस देख लेते हैं फटाफट से क्या है। एक तो ये है फर्स्ट, मोर साइंटिफिक एज कंपेयर टू द एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट। फायदा ये है कि ये मोर साइंटिफिकेट है, उसको वेरीफाई करा जा सकता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट इसको क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसका पहला एडवांटेज ही हो गया। उसके बाद लिखा हुआ है दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बताती है ये बिजनेस as take into account effect of all transaction related to the period as well, adjustments of outstanding expenses, prepaid income received in advance। कहने का मतलब क्या है इनका, कह रहा है कि एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट पिक्चर दिखाती है सारी ट्रांजैक्शन की, चाहे वो कैश में हो चाहे वो कैश में ना हो। साथ में ही किन की एडजस्टमेंट करती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो चार एलिमेंट जो है, दो एक्सपेंसेस और दो इनकम, इसकी कंप्लीट पिक्चर दिखाती है। किन किन पर्सनों से पैसा रिसीव करना है, किन किन पर्सनों को हमें पैसा पे करना है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है, दिस बेसिस डिस्क्लोज करता है करेक्ट प्रॉफिट और लॉस और पर्टिकुलर पीरियड एंड इट इज ऑल्सो एग्जिबिट ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस ऑफ द पर्टिकुलर डे। कह रहा है कि ये जो है करेक्ट प्रॉफिट को कैलकुलेट करके देता है और एक्चुअल में करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, कितना पैसा एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कितने पर्सनों से लेना है और कितना पैसा में किन किन पर्सनों को देना है, कंप्लीट पिक्चर्स फाइनेंशियल पोजीशंस की कौन बताता है, एक्यूरल बेसिस। और ये इट है, इट रिफ्लेक्ट ट्रू प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, देयरफॉर इट हैज वाइड एक्सेप्टेबिलिटी। कह रहा है कि ये करेक्ट प्रॉफिट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए इसकी वाइड एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब इसे बहुत ज्यादा लोग एक्सेप्ट करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए। डिसएडवांटेजेस क्या है, एक्चुअली सिंपल सिस्टम नहीं है कैश के तरह कि कैश आया रिकॉर्ड कर लो, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड कर लो। इसमें बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं, नॉन कैश भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, एस्टिमेटेड जजमेंट भी यहाँ पे लगता है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और एक्रूड इनकम की यहाँ पे एडजस्टमेंट्स भी होती है, इसलिए मेथड सिंपल नहीं है।
दूसरा क्या है कि इट इज़ नॉट, इस अकाउंटिंग प्रोसेस इज टू एलैबोरेट। बेटा जब ट्रांजेक्शन्स के अंदर एडजस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी तो प्रोसेस थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होने को ये टू एलैबोरेट कह रहे हैं। तो इसके लिए कि ये कैश बेसिस की तरह सिंपल नहीं है, और क्या कहते हैं, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, एलैबोरेट है, इसलिए डिसएडवांटेजेस में आता है। A quick appraisal of the profit and loss is not possible because many adjustments ascertain the true financial position। कह रहा है कि अगर हमें क्विक अप्रेजल करना होगी कितना प्रॉफिट आया, तो ये इमीडिएट प्रॉफिट हमें नहीं बता सकते कि इमीडिएट कितना प्रॉफिट है, क्योंकि बहुत सारी ट्रांजैक्शन की इसके अंदर एडजस्टमेंट करनी रहती है। फाइनल अकाउंट आप पढ़ोगे तो हमारी जो पूरी अकाउंटिंग है 11th क्लास की, वो एक्यूरल बेसिस पे ही है। तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। लास्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये यही है कि आप क्विक अगर पूछना चाहोगे कि हमें कितने का प्रॉफिट हुआ है कितने का लॉस हुआ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट्स हमें करनी होती हैं इसके अंदर, तभी तो करेक्ट प्रॉफिट निकल के आता है। तो ये हमारी क्या हो गई, डिसएडवांटेजेस हो गए, ठीक है बेटा। अब हमारे पास है, बहुत सिंपल है, क्या ये डिफरेंस 4 मार्क्स का आता है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाएंगे। 4 मार्क्स का, सर 4 मार्क्स में हमें कितना याद करना है, याद करने वाला इसके अंदर कुछ भी नहीं है। 8 पॉइंट है, आप 4 पॉइंट भी याद कर सकते हो, 6 पॉइंट भी याद कर सकते हो, बट इसमें डिफरेंस आपको सिंपल तरीके से पता चल जाएगा। इधर देखो आप, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत सिंपल है। इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन आती हैं, जबकि अंदर सिर्फ इसके अंदर क्या आता है, कैश ट्रांजेक्शन। पहला बहुत सिंपल है। दूसरा, प्रीपेड एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एक्रूड इनकम रिसीव्ड एडवांस। आपको भी पता है इसमें एक्यूरल बेसिस के अंदर इसकी एडजस्टमेंट्स होती है, पर कैश बेसिस के अंदर इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती। पहला पॉइंट सिंपल है, दूसरा पॉइंट भी सिंपल है। प्रॉफिट एंड लॉस कौन करेक्ट निकाल के देता है, एक्यूरल बेसिस, और ये करेक्ट निकाल के नहीं देता, सिंपल है। तो प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट कौन देता है, एक्यूरल, और कैश बेसिस करेक्ट प्रॉफिट नहीं देता। टेक्निकल नॉलेज किस में लगती है, सर टेक्निकल नॉलेज लगती है एक्यूरल बेसिस में, क्योंकि एडजस्टमेंट्स के लिए नॉलेज का होना तो जरूरी है कि सर एडजस्ट कैसे करेंगे, पर यहाँ पे कोई टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। लीगल पोजीशन, लॉ किसको फॉलो करने के लिए कहता है, कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि आपको एक्यूरल बेसिस फॉलो करना चाहिए। जो भी बिजनेसमैन है जिनके ट्रांजेक्शन कैश और नॉन कैश दोनों होती है, और जो कंपनीज हैं प्योर कंपनीज हैं, उन्हें एक्यूरल फॉलो करना चाहिए। बट कैश बेसिस को कोई भी कंपनीज एक्ट कैश बेसिस को फॉलो करने के लिए नहीं कहता। एक्सेप्टेबिलिटी किसकी जाता है, सर ये करेक्ट प्रॉफिट निकाल के देता है एक्यूरल बेसिस, तो ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। और ये ज़्यादा, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नॉट एक्सेप्टेबल इन द बिजनेस एंड डज नॉट रिवील द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन से पता नहीं चलती, तो ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं है। रियलाइबिलिटी किसमें ज़्यादा है, रियलाइबिलिटी का मतलब होता है कौन सा ट्रस्टफुल ज़्यादा है, जो हमें करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशंस और करेक्ट प्रॉफिट्स हमें बताता है, उसको हम मोर रिलायबल मानते हैं, मोस्ट ट्रस्टफुल। और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक ये लेस रिलायबल है। इट रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजेक्शन एंड रिजल्ट डज नॉट रिवील द करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। वही वह सारी बातें आ गई, हमें एसेट और लायबिलिटीज का नहीं पता चलता। सूटेबिलिटी का मतलब होता है जिसके ट्रांजेक्शंस accrual basis suitable business and require information and complex, it can be the made available by accrual basis। क्या मतलब है, accounting basis, accrual basis of accounting is suitable for businesses as required information that is complex and it can be made accrual basis। मतलब जिन्हें बिजनेस की कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, वो कौन सा सिस्टम को फॉलो कर सकता है, वो फॉलो कर सकता है एक्यूरल को। और कैश ट्रांजैक्शन का मतलब है यहाँ पे कैश बेसिस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोफेशनल सच एज चार्टेड अकाउंटेंट लॉयर सीज दे आर रिक्वायर कंप्लीटली लेस इंफॉर्मेशन। जिसको इंफॉर्मेशन लेस चाहिए, बहुत कम चाहिए, उनके ट्रांजेक्शन्स बहुत ज़्यादा कैश में होती हैं, तो उसको क्या, कौन सा बिजनेस सूटेबल है उसके लिए, कौन सा बेसिस सूटेबल है उसके लिए कैश बेसिस सूटेबल है, कैश बेसिस। डिफरेंस ये है कि अगर आपको कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप एक्यूरल को फॉलो करो, और अगर आपको लेस इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप किसको फॉलो कर सकते हो, कैश बेसिस को। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, क्योंकि एक्यूरल बेसिस से एक थ्योरी का क्वेश्चन बनता है और एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन बनता है। बट प्रैक्टिकल में बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं कि उन्हें क्लियर तरीके से पता नहीं होता, कुछ क्लैरिटी नहीं होती कि सर प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं दोनों बेसिस से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। इसी को ही आपको एग्जाम में अप्लाई करना है, आपका आंसर एक्यूरेट तरीके से ठीक आएगा, ठीक है। ध्यान से सुनो, पहले समझते हैं, इधर आओ।
आप एक बात सोच के बताओ, अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट 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 का मतलब होता है यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंसेस, ये प्रॉफिट होता है। दोनों में ही यही प्रॉफिट होता है। अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? अच्छा, टोटल रेवेन्यू का मतलब कैश में क्या होता है, और टोटल एक्सपेंसेस का मतलब होता है हमने पे कितना करा है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कैश बेसिस की, कैश बेसिस। देखो, टोटल रेवेन्यू का कैश बेसिस में मतलब होता है अमाउंट रिसीव, कितना अमाउंट हमें रिसीव हुआ है कैश बेसिस में, जितना भी अमाउंट हमें रिसीव हुआ होगा वो अमाउंट रिसीव माइनस टोटल अमाउंट पेड। आप इसको टोटल अमाउंट रिसीव लिख सकते हो, टोटल अमाउंट रिसीव्ड, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड आपको देखना है और अमाउंट पेड देखना है, टोटल कितना है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट आ जाएगा। मतलब टोटल अमाउंट रिसीव और टोटल अमाउंट पेड का जो डिफरेंस आएगा उसको हम कहते हैं क्या, प्रॉफिट। ठीक है, पहले मैं आपको करके दिखाता हूं। अच्छा चलो डिफरेंस बता देता हूं, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ, पहले आप डिफरेंस देख लो। कैश बेसिस में आपको कैसे करना है, कैश बेसिस प्रॉफिट कैसे निकालना है आपको, टोटल अमाउंट रिसीव्ड माइनस टोटल अमाउंट पेड। बस आपको इस पे फोकस करना है, रिसीव पे, और फोकस करना है पेड पे। किस साल का है किस साल का नहीं है, प्रीवियस ईयर का है करंट ईयर का है, कोई बात नहीं है। पैसा आया होगा तो आपने इनफ्लो माना होगा। अगर आप बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में बोलो तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो है ये। अगर आप कैश बेसिस को सिंपल मैनर में अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो आप इसको इस तरीके से समझो, इनफ्लो, सॉरी, इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज। अगर आप ऐसे समझोगे तो आपको बहुत आसान तरीके से प्रॉफिट कैलकुलेट करने आ जाएगा। ठीक है सर। सर एक्यूरल बेसिस के अंदर आपको क्या देखना है, आप प्लीज ध्यान से इसको आप देख लेना, आपका आंसर एकदम करेक्ट आएगा। एक्यूरल बेसिस में प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आपको लेना है टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, प्लीज ध्यान से, टोटल रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर, टोटल रेवेन्यू ऑफ करंट ईयर का लेना है। ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं रिसीव्ड और नॉट रिसीव्ड, क्योंकि एक्यूरल में हम कैश भी रिकॉर्ड करते हैं और नॉन कैश भी रिकॉर्ड करते हैं। तो जो पैसा आपको इस साल, देखो ध्यान से, करंट ईयर का पैसा होना चाहिए, एक तो करंट ईयर का, दूसरा आपको रिसीव्ड होना चाहिए, और जो पैसा करंट ईयर का है और हमें रिसीव नहीं हुआ वो भी आपको इसके अंदर लेना है। डन हो गई बात। चलो माइनस करना है आपको टोटल एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर। ठीक है, यहां पे पेड प्लस आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो आपने खर्चे पे करती हैं करंट ईयर के वो तो आपको लेने ही है, वो तो आपने पे करते हैं, इस साल का खर्चा है। पर कुछ खर्चे ऐसे होंगे जो आपने एक्सपेंसेस तो कर दिए होंगे पर पेड नहीं करे होंगे, पर है तो वो इस साल का ही खर्चा। तो आपको क्या ध्यान रखना है दोनों बेसिस में, देखो दोनों क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे कराऊंगा बहुत ध्यान से। प्रॉफिट जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको टोटल अमाउंट रिसीव लेना है कैश में, और टोटल अमाउंट पेड लेना है, क्योंकि फिर कैश बेसिस के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट पे कैलकुलेट होता है और जो पेमेंट होती है वो पेड पे कैलकुलेट होती है। बट जैसे ही आप एक्यूरल बेसिस पे आओगे तो आपको टोटल रेवेन्यू लेना है करंट ईयर का, इस साल की इनकम कितनी है जो रिसीव हो गई है वो, और जो रिसीव नहीं हुई है वो। इस साल के आप एक्सपेंसेस कितना है जो रिसीव हो गया है वो,
और जो सॉरी इस साल के एक्सपेंसेस कितने हैं, जो मैंने पेड करती हैं वो वाले एक्सपेंसेस, और जो मैंने स्टिल टू बी पेड हैं वो एक्सपेंसेस आपने लेने हैं। अब दोनों जितनी भी दो बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं आपको दोनों क्वेश्चन यहाँ पे प्लेस करके दिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। आइए, वो कह रहा है कि एक नमन है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, 31 मार्च 2025 की बात कर रहा है ये, 31 मार्च 2025, ठीक है। और वो कह रहा है कि एक्सपेंसेस पेड, ओके, एक्सपेंसेस पेड करें 1,80,000 रुपये, और एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस नॉट इंक्लूडेड इन अबव। ओके सर, ध्यान से देखो, प्लीज ध्यान से, एक्सपेंसेस पेड, और ये भी एक्सपेंसेस पेड है, पर ये इस 1,80,000 में ये वाला इंक्लूड नहीं है, मतलब ये 20,000 रुपये इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और ये जो है हमारे पास लास्ट वाला है, ये वाला एक्सपेंसेस नॉट पेड, क्या कैश में इसका कोई रोल है? इसका कोई रोल नहीं है। तो एक तो ये रहा एक्सपेंसेस पेड, एक ये रहा एक्सपेंसेस पेड, तो ये आ जाएगा 1,80,000 और 20,000। तो एक्सपेंसेस पेड में फर्स्ट क्वेश्चन ये बात हो रही है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन की एक्सपेंसेस पेड में लिख देता हूँ। एक्सपेंसेस पेड कितने हैं मेरे पास? सर आपके पास है 1,80,000 पेड है। सर जो आपने एडवांस में पे करा है ये इसके अंदर 2,000 रुपये 20,000 रुपये नहीं है, तो वो भी ऐड करके लिखेंगे इसके अंदर, तो टोटल आ गया पेड 1,80,000 प्लस 20,000, ठीक है सर। पैसा कितना रिसीव करा है आपने? सर हमने पैसा रिसीव करा है, इनकम रिसीव्ड हुई है 2,40,000, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये भी रिसीव्ड है, पर ये इसके अंदर इंक्लूडेड है 15,000 रुपये। अब 2,40,000 के अंदर 15,000 पहले से इंक्लूड है, तो दोबारा ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है? इनकम नॉट रिसीव्ड, ये इनकम रिसीव नहीं हुई, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है कैश बेसिस के अंदर, और ये वाला अमाउंट ऑलरेडी इंक्लूडेड है इनके अंदर, तो ये आ जाएगा 2,40,000, ये आ जाएगा 2,40,000 माइनस, अगर आप इसको करोगे यहाँ, चलो यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ मैं नीचे, 2,40,000 माइनस इसको ऐड करके आओगे तो ये आ जाएगा आपका 2,00,000 रुपीज़, ठीक है, 2,00,000 रुपीज़ आ जाएगा। आप इसको टोटल करते रहना यहाँ पे, या मैं आपको बहुत सही से अच्छे से करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पे आ जाएगा 2,40,000 रुपये माइनस 1,80,000 प्लस में 20,000, तो ये आपका आ जाएगा 40,000। क्लियर हो गई? यानी कि 2,40,000 में से माइनस कर दोगे आप 2,00,000 रुपीज़, तो आपका जो कैश बेसिस का प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा आपका 40,000 रुपीज़। तो ये आ गया आपका, ध्यान से देखो, 40,000 प्रॉफिट आ रहा है आपका। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सर एक्यूरल बेसिस में क्या करेंगे? आइए एक्यूरल बेसिस का देख लेते हैं। एक्यूरल बेसिस का समझ में आ गया होगा फुली आपको। एक्यूरल बेसिस, आपको एक्यूरल में क्या करना है? एक्यूरल में आपको क्या बताया हुआ है, ध्यान से देखो आप, ये देखो एक्यूरल में आपको लेना है इस साल के इनकम, चाहे वो रिसीव्ड हुई हो या ना रिसीव्ड हुई हो, और इस साल का खर्चा चाहे वो पेड हुआ हो या ना हुआ हो। सर कैसे, आइए देखते हैं। इस साल आपने कितना खर्चा पे करा? सर इस साल आपने पे करा 1,80,000। क्लियर हो गई बात? तो इस साल का खर्चा कितना है? ये खर्चा इस साल का मतलब ये करंट ईयर है। सर ये है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस, एडवांस में आपने पे करा है, नॉट इंक्लूडेड, यानी कि सर ये 20,000 का जो खर्चा है ये एडवांस है, इस साल का खर्चा नहीं है। अगर कोई इस साल का खर्चा होता है करंट ईयर का, तो वो प्रीपेड नहीं होता ना, वो एडवांस होता है। तो सर ये एडवांस खर्चा का मतलब ये नेक्स्ट ईयर के लिए खर्चा है, तो क्या इस साल का खर्चा है? ये इस साल का खर्चा नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ 1,80,000 रुपये इस साल का खर्चा है जो कि पेड है, ठीक है सर। 1,80,000 आप यहाँ पे ले लो, जो पेड खर्चा है वो है 1,80,000 रुपये का, ठीक है। आइए आगे। सर ये नहीं लेंगे क्योंकि ये इस साल का खर्चा नहीं है, ओके। सर ये है एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, 10,000 रुपये का ऐसा खर्चा जो इस साल आपने क्या कहते हैं खर्चा तो कर दिया पर पेमेंट नहीं करी, पर है तो ये इस साल का ही खर्चा, तो 10,000 रुपये इसमें ऐड हो जाएंगे। 10,000 रुपये आप इसमें ऐड कर लो, ठीक है सर। 10,000 ऐड कर लिए। टोटल रेवेन्यू कितना है? वो कह रहे हैं कि सर इस साल मुझे रिसीव्ड हुए हैं 2,40,000, और आप प्लीज़ ध्यान से मेरी बात को सुनना,
कह रहा है कि जो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इंक्लूडेड इन, ये देखो 2,40,000 रुपए मुझे रिसीव हुए, जिसमें से 15,000 रुपए इस साल के तो है ही नहीं। इस साल की इनकम है क्या 15,000 रुपए? क्योंकि ध्यान से देखो इनकम एडवांस में रिसीव हुई है। एडवांस में मैं खर्चा पे कर दूं तो वो मेरा इस साल का खर्चा नहीं होता, और एडवांस में अगर मैं कोई इनकम रिसीव कर रहा हूं तो बेटा वो इस साल की इनकम नहीं होती। तो मेरी जो इस साल की इनकम है जो रिसीव हुई है मुझे, वो है 2,25,000 रुपए। 2,25,000, ठीक है सर। 2,25,000 रुपए आपको रिसीव हुई है इनकम। 2,25,000 रुपए ये रिसीव्ड है, प्लस वो इनकम जो रिसीव नहीं हुई वो भी लिखी हुई होगी। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, इनकम नॉट रिसीव्ड कितना है, 12,000 रुपए। इस साल की वो इनकम जो मुझे कमा तो ली है पर मिली नहीं है, पर यहाँ पे करंट ईयर की है तो लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12,000 रुपए। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल 237 माइनस 1,90,000, तो आंसर आएगा इसका 47,000। ये आ रहा है आपका 47,000 फर्स्ट पार्ट का। तो आप ध्यान से देखो कितना आंसर आ रहा है यहाँ पे, 47,000। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सेकंड क्वेश्चन में भी मैं आपको सेम करके दिखाऊंगा, सेम कॉन्सेप्ट रहेगा बिल्कुल सेम। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको यही फॉलो करना है। आइए, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट रिसीव को लेना है और टोटल अमाउंट को पेड लेना है। इस साल का हो ना हो हमें कोई लेने देनी है, अमाउंट रिसीव और अमाउंट पेड। सर आइए क्वेश्चन में क्या कहता है। राहुल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है हमें कि सर हमें क्या करना है, हमें करना है एक्सपेंसिस पेड। सर ये 80,000 रुपये एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस। अच्छा, एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस है ये, और ये है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है सर, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है सर। अब आप एक बात बताओ, सर यहाँ पे एक्सपेंसिस पेड लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्सपेंसिस पेड इन एडवांस लिखा हुआ है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो जो भी एक्सपेंसेस पेड है हम ये मानेंगे कि सारे के सारे खर्चे उसके अंदर हमने पे कर रखे हैं, एडवांस खर्चा भी इसके अंदर पेड है। क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमें स्पेसिफिकली बोला हुआ था इंक्लूड है या नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं बोला हुआ, तो हम ये मान के चलेंगे कि ये 20,000 रुपये इसके अंदर ऑलरेडी क्या है, इंक्लूड है। तो टोटल एक्सपेंसेस हमने कितना पे करा इस साल, 80,000 रुपये पे करा। टोटल एक्सपेंसेस हमने कितना पे करा, 80,000। यहाँ पे हमने 80,000 रुपीज़ को पे कर दिया। ठीक है सर, रिसीव कितना करा, यहाँ पे आ जाओ, रिसीव ये रहा सर रिसीव। सर रिसीव्ड हुआ 1,20,000। सर ये बताओ कि ये जो ये वाला है इनकम रिसीव्ड, ये 15,000 रुपये ऑलरेडी किसके अंदर इंक्लूड है। क्वेश्चन साइलेंट होने पे हम इंक्लूड ही मानेंगे। 15,000 रुपये 1,20,000 के अंदर ये ऑलरेडी इंक्लूड है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कितना अमाउंट रिसीव हो गया, 1,20,000। तो 1,20,000 के अंदर 80,000 का खर्चा हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 40,000। तो इसका आंसर भी कितना आ रहा है, 40,000। 40,000, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना आ रहा है ये, 40,000। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, कोई दिक्कत? सेम ही क्वेश्चन है ये तो, नहीं सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम क्वेश्चन नहीं है, आंसर सेम है मतलब। ओके, क्लियर हो गई बात। सर एक्यूरल से करते हैं, एक्यूरल से बहुत सिंपल है। आप एक्यूरल से देखो कैसे करना है। आप ये देखो कि आपको इस साल का कितना पैसा रिसीव हुआ है। सर हमें 1,20,000 रिसीव हुए, 1,20,000, पर इसमें से 15,000 रुपये इस साल के नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 15,000 रुपये का अमाउंट है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड है 1,20,000 के अंदर। तो 1,20,000 रुपये से पहले हम 1,00,000, मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, 1,20,000 रुपये में से माइनस करेंगे पहले 15,000 रुपये। तो कितना आ जाएगा ये, 1,05,000। जो इस साल की इनकम हमें रिसीव्ड हुई है वो 1,05,000 रुपये हुई है। ठीक है, इस साल की। और 12,000 रुपये ऐसे हैं जो हमें इस साल रिसीव नहीं हुए, पर है तो ये इस साल की इनकम, तो 12,000 रुपये मैं इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल। मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ, ये माइनस 1,20,000 माइनस 15,000, तो जो मेरे को इस साल नेट होगा वो कितना होगा, 1,05,000।
12,000 ऐड कर दूंगा तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कितना अमाउंट आएगा। माइनस माइनस सर इस साल कितना एक्सपेंसिस करंट ईयर का है? 80,000 रुपये में से सर जो 80,000 मैंने पे करा है, जिसमें से 20,000 तो अगले साल के लिए, तो इस साल के लिए आपने कितना पे करा? 60,000। इस साल के लिए जो पेड अमाउंट है वो कितना है आपके पास? 60,000 पेड अमाउंट है। ये है आपके पास पेड अमाउंट, प्लस सर आपने लिखा था यहाँ पे एक्सपेंसेस पेड ले लिया और आउटस्टैंडिंग भी लेना है, यानी कि इस साल का जो एक्सपेंस है और जो आपने इनकर्ड कर दिया है पे नहीं करा, वो भी दे रखा होगा यहाँ पे, देखो कितना है, वो है सर 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये इसमें ऐड कर लेंगे, 10,000 रुपये इसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा? ये अमाउंट हो जाएगा आपका 1,15,000, 1,17,000, 1,17,000 माइनस 70,000 रुपये। तो आपको अगर 70,000 में से ये माइनस कर दिया जाए तो ये 47,000 रुपीज़ यहाँ पे बचेंगे। ठीक हो गई यहाँ तक बात? और यहाँ पे भी आंसर कितना आ रहा है? 47,000। ये था आपका चैप्टर बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़नी है। सर हमें इसमें पढ़ना क्या है? आपको सिर्फ एक्यूरल का मीनिंग और कैश का मीनिंग पढ़ना है, डिफरेंस पढ़ना है और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आपको आ जाना है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है कि ये तरीका रहेगा। कैश बेसिस के अंदर, एक कंक्लूड कर रहा हूँ मैं, कैश बेसिस के अंदर आपको टोटल रिसीट्स और टोटल पेमेंट लेनी है। ठीक है, करंट ईयर का है या नहीं ये आपको नहीं देखना, बट जब आप एक्यूरल पे मूव करोगे तो आपको ये देखना है कि वो इनकम करंट ईयर की है या नहीं। करंट ईयर की पेड है तो कैसे निकालेंगे, और करंट ईयर की सर इनकम है पर रिसीव नहीं हुई है यानी एक्रूड इनकम है तो ऐड करेंगे, तब जाके आपकी वो करंट ईयर की इनकम बनेगी। करंट ईयर की इनकम बनने का ये तरीका होता है, मान लेते हैं कि आपने इस साल 50,000 रुपये कमाए, यस या नो, जिसमें से आपको 35,000 रुपये मिल गए और 15,000 रुपये नहीं मिले। तो आपको अगर अलग अलग दूं कि आपकी ने इनकम आपको 35 रिसीव्ड हो गई और 15 रिसीव नहीं हुई, तो आप क्या कहोगे? आपने 35 कमाए। सर मैंने तो 35,000 मुझे मिल गए और 15,000 रुपये मुझे नहीं मिले, पर इस साल मैंने कितने कमाए? 50,000। तो वो ऐड करके करंट ईयर की इनकम होती है। मान लेते हैं कि जो आपने खर्चा करे, जिसमें से खर्चे 40,000 के आपने खर्चे पे कर दिए, जो अभी अभी आपने एक्सपेंसेस करे 40,000 के आपने पे कर दिए, और आपने 25 यहाँ पे 5,000 रुपीज़ के ऐसे खर्चे हैं जो आपने खर्चे तो करे पर पे नहीं करे, तो इस साल के जो खर्चे होंगे वो कितने होंगे? 45,000। तो इस तरीके से करंट ईयर का हमें एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करना होता है। कोई आपने खर्चा पे कर दिया पर आपने कहा कि ये एडवांस पे कर रहा हूँ, तो इसका मतलब वो करंट ईयर का खर्चा नहीं है, वो है नेक्स्ट ईयर का खर्चा। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के आप रिवीजन अच्छे से कर लेना। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। थैंक यू।